मैं और गौतम दो अलग अलग किस्म की शराबों के ब्रांड्स का एक एक जाम हलक से उतार चुके थे। कुछ तला हुआ काजू, मूंगफली और गुजराती नमकीन नेमतें टूंगने के बाद गौतम ने तीसरी बोतल का कॉक उतारा और पैग बनाने लगा। मैंने कहा, यार तुमने मुझे सचमुच हैरान कर दिया है। इतनी सारी नफीस शराबों का जखीरा मैंने पहली बार देखा है। तासीर और तेजी में एक से बढ़कर एक है। मुझे तो अभी से नशा चढ़ने लगा है। बस ये आखिरी है। मुझे डर है कि अपने कमरे तक पहुंचना मुश्किल ना हो जाए। उसने मेरी बात सुनकर फखर आमेज कहका लगाया। बोला, तो यहीं सो जाओ यार, कमरे में कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने नफी में सर हिलाया। कहा, सुकून की नींद तो अपने बिस्तर पर ही आती है। फिक्र न करो, थोड़े डगमगाते कदमों से सही मैं अपने कमरे में पहुंच जाऊंगा। तीसरा जाम गौतम के मुताबिक उन शराबों में सबसे तीखा था और वो अगला जाम भी उसी बोतल से पीने वाला था। मैं तो उसके दावे की बस इस हद तक तस्दीक कर सकता था कि तीनों जामों में मुझे ये सबसे ज्यादा बदजायका लगा। मैं जानबूझकर वक्फे वक्फे से बहुत छोटे छोटे घूंट भर रहा था, लिहाजा अभी मेरा जाम आधा ही हुआ था कि गौतम अपना जाम खाली कर चुका था। उसने मेरी सुस्त रफ्तारी को शराब की तेजी से ताबीर करते हुए सुरूर में डूबा हुआ कहका लगाया। क्यों राहुल भैया, बस हो गई क्या? मैंने निस्फ जाम मेज पर रखते हुए लाचारगी से कहा, कुछ ऐसा ही है भाई, मगर ये पैग तो मैं खत्म करके छोड़ूंगा। जाम आधा छोड़ देना पीने के ज़ौक़ की तौहीन है। मेरी शायराना बात सुनकर वो मदहोश लहजे में हंसा और मेरे अदबी ज़ौक़ की शान में तारीफों के पुल बांधने लगा। वो फौरन ही अपने लिए चौथा जाम बनाना चाहता था, मगर मेरी फरमाइश पर फवाकिहात का एक और दौर चला। उसके बाद उसने चौथा जाम बना लिया। मैंने अपना आधा जाम उठाते हुए कहा, यार गौतम मेरी बात मानो, इस पैग के बाद तुम भी बस कर दो। ये शराब वाकई हिला देने की ताकत रखती है। उसने इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया और जाम उठा लिया। तभी मैं अपना जाम रख कर उठ खड़ा हुआ। गौतम ने सवालिया नजरों से मुझे देखा। मैंने खिसियानी मुस्कुराहट के साथ कहा, यार बहुत देर से जब्त किए बैठा हूँ, अब भी न गया तो यहीं तालाब बन जाएगा। मेरी बात सुनकर वो दीवाना वार हंसा और नशिस्त गाह में खुलने वाले दो दरवाजों में से एक की तरफ इशारा किया। मैं तेजी से उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो बहुत ही आलीशान आरास्ता पे रास्ता ख्वाबगाह थी। वहाँ की हालत से साफ जाहिर था कि वो मुस्तकिल इस्तेमाल में थी। मैं तहारत गाह की तरफ बढ़ा और गौर से दरवाजे का जायजा लिया। मेरी तवक्को के अहन मुताबिक उसमें भी हज़मी कुफल नस्ब था। मैंने धाती लट्टू घुमाकर जल्दी से दरवाजा खोला और हज़मी कुफल को बंद करने वाली कल घुमाकर दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। अब दरवाजा मुकफ्फल हो चुका था और कुंजी से ही खुल सकता था। अपनी इस कार्रवाई से फारिग होकर मैं तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और गौतम के पास पहुंचकर उजलत भरे लहजे में कहा, अजीब मुसीबत है भाई, बाथरूम का दरवाजा तो लॉक है। मेरी बात सुनकर वो चौंका। बोला, ये कैसे हो सकता है? भला बाथरूम का दरवाजा कौन लॉक करेगा? मैंने कहा, ये मुझे नहीं पता गौतम भैया, जल्दी लॉक खोलो वरना काम खराब हो जाएगा। उसने जल्दी से कहा, अच्छा मैं खोलता हूँ। वो बमुश्किल उठा और जेब से कुंजियों का गुच्छा निकालते हुए ख्वाबगाह की तरफ बढ़ा। मेरे लिए इतनी मोहलत बहुत काफी थी। मैंने ख्वाबावर सुफूफ की मुनासिब मिकदार गौतम के शराब से लबरेज जाम में छिड़की और तेजी से उसके अकब में लपका। वो तहारत खाने की तरफ बढ़ रहा था। उसने धाती लट्टू घुमाने की नाकाम कोशिश की और फिर हैरानी का इजहार करते हुए गुच्छे में से एक कुंजी मुंतखब करके आजमाई। कुंजी घुमाते ही तहारत गाह का दरवाजा खुल गया। इस दौरान में मेरी नजरें गौर से उस कुंजी का जायजा ले चुकी थी। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये वही कुंजी थी जिससे गौतम की क़यामगाह का मरकजी दरवाजा खुलता था और जिसकी मुसन्ना उस वक्त भी मेरी जेब में मौजूद थी। मुझे हकीकतन हाजत महसूस नहीं हो रही थी। ये तो महज गौतम को कुछ देर के लिए टालने की चाल थी ताकि मशरूब में ख्वाबावर सुफूफ मिला सकूं। दूसरी तरफ मैं जल्द अज जल्द वापस लौट जाना चाहता था, लिहाजा मैंने तहारत खाने के कुफल में अपनी मुसन्ना कुंजी घुमाकर आजमाने पर इक्तिफा किया कि वो बखूबी काम कर रही है। फिर मैं नशिस्त गाह में वापस आ गया जहां गौतम चौथे जाम के इब्तिदाई घूंट भर रहा था। मैंने जल्दी जल्दी अपना जाम खत्म किया और रुखसत की इजाजत लेकर उठ खड़ा हुआ। वो मुझे दरवाजे तक छोड़ने के लिए उठना चाहता था, मगर मुझे पता था कि ये उसके बस की बात नहीं है। लिहाजा मैंने उसे कहा कि जहमत न करे और उसकी क़यामगाह से निकल आया। अपने कमरे की तरफ जाते हुए मैंने तवज्जो से जायजा लिया। होटल के उस हिस्से में मुकम्मल सन्नाटा था। लगता था कि तमाम कमरे खाली हैं। अपने कमरे में पहुंचकर मैं नीम दराज होकर इंतजार करने लगा। मेरे तजुर्बे के मुताबिक ख्वाबावर सुफूफ वाला निस्फ जाम हलक से उतरने के बाद गौतम के मुकम्मल अंटा गफील होने के लिए 15-20 मिनट ही काफी थे। ताहम मैंने निस्फ घंटा इंतजार किया और फिर उठ खड़ा हुआ। होटल के उस हिस्से में बदस्तूर वीरानी का राज था। मैं गौतम की क़यामगाह के दरवाजे पर पहुंचा और लट्टू पकड़कर घुमाया। मेरी तवक्को के अन मुताबिक दरवाजा खुला हुआ था।
सामने ही गौतम सोफे पर बेढंगे अंदाज में पिसरा हुआ था। मैंने अंदर दाखिल होकर दरवाजे की कुंडी अंदर से चढ़ा ली और सीधा टेलीफोन वाली मेज की तरफ बढ़ा। मैंने धड़कते दिल के साथ असलम अली के ठिकाने का नंबर डायल किया। वक्फे वक्फे से 2 बार घंटी बजी। उसके साथ ही मैंने असलम अली की मानूस आवाज सुनी। वो मोहतात लहजे में कह रहा था, हेलो, कौन? तभी मुझे शरारत सूझी। मैंने गुजराती में कहा, ए भाई, मुझे सूरत रेलवे स्टेशन से गणेशपुर के लिए टैक्सी चाहिए, कितना भाड़ा बनेगा? मेरा जुमला अभी बमुश्किल पूरा हुआ था कि असलम अली लगभग चीख पड़ा, अरे भैया तुम, कमाल है, तुम खैरियत से तो हो? ये फोन कहाँ से खड़का दिया? मैंने हंसते हुए कहा, भैया एक ही सांस में 3 सवाल। तो पहला जवाब है, जी भैया ये मैं ही हूँ। दूसरा जवाब, मैं बखैर आफियत हूँ और मौज कर रहा हूँ। तीसरे का जवाब, मुझे तुम्हारा नंबर याद था और मैं मुनासिब मौके और महफूज जगह की तलाश में था। अब दाव लगा तो नंबर घुमा दिया। तुम ये बताओ, तुम्हें फोन कॉल करने में कोई हर्ज तो नहीं है? असलम अली ने चौंक कर पूछा, कैसा हर्ज? मैंने धीमे लहजे में कहा, मेरा मतलब ये है कि इस फोन कॉल के जरिए मुझे या तुम्हें ट्रेस तो नहीं किया जा सकता, या कहीं ऐसा तो नहीं कि टेलीफोन के महकमे का कोई कारिंदा या कोई और तीसरा शख्स हमारी बातें सुन रहा हो? मेरी बात सुनकर वो हंसा, बोला, भैया क्यों अंग्रेजी जासूसी फिल्मों और नॉवलों वाली बातें कर रहे हो? ये कोई यूरोप या अमेरिका थोड़ी है। टेलीफोन की आमद को इंडिया में जुम्मा 8 दिन हुए हैं। अभी तो इन लोगों को ठीक तरह से सिस्टम चलाना भी नहीं आता। गोरे सिस्टम लगाकर जो थोड़ा बहुत सिखा गए हैं उसी से ये काम चला रहे हैं। अगर इस तरह का खतरा होता तो इफ्तिखार बाबू क्यों मुझसे फोन पर राब्ता करते? उसकी बात में वजन था। मगर फिर मुझे एक बात याद आई और मैंने जल्दी से पूछा, क्या वो अपने घर या दफ्तर से आपको फोन कॉल करते हैं? असलम ने कहा, नहीं, उनकी टेलीफोन कॉल तो लाजिमन सुनी और रिकॉर्ड की जाती होगी। वो शहर के मुख्तलिफ तार घरों से मुझसे टेलीफोन करके बात करते हैं। इतनी सख्त निगरानी में वो ये सब कैसे कर लेते हैं? बस ये उन्हीं का कमाल है। मैंने कहा, मैं उन्हें काम करते देख चुका हूँ। इफ्तिखार महमूद वाकई करिश्माती शख्सियत हैं। मैं पहले उनके बखैरियत घर पहुंचने के बारे में फिक्रमंद था, मगर फिर मैं मुतमईन हो गया कि ये तो इनके बाएं हाथ का खेल है। अच्छा, मैंने इसलिए इतना जोखम उठाकर फोन कॉल की है कि मैं इफ्तिखार साहब से बात करना चाहता हूँ। क्या कल इसी वक्त उनसे राब्ता हो सकता है? मेरी बात सुनकर असलम अली कुछ हिचकिचाया, फिर बोला, मैं आपकी फरमाइश उन तक पहुंचा दूंगा। इससे आगे वो जाने और उनका काम। आप कल फिर इसी वक्त फोन कॉल करो। अगर वो दस्तयाब हुए तो उनसे बात कर लेना, वरना मुझसे गपशप हो जाएगी। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास इस वक्त कोई नोटबुक वगैरह और पेंसिल का बंदोबस्त हो सकता है? असलम अली ने कुछ सानिये सोचकर कहा, मेरा ख्याल है मिल जाएंगी। यहाँ और भी लोग ठहर चुके हैं, उनमें पढ़ने लिखने वाले भी होंगे। मैंने कहा, हिसाब किताब का कोई खाता ही ढूंढ लो यार, साथ ही कोई पेंसिल पेन भी मिल जाएगा। असलम अली ने कहा, चलो मैं यहाँ नहीं तो दफ्तर से ढूंढ निकालूंगा। तुम ये बताओ कि पेंसिल खाते का करना क्या है? मैंने कहा, मैं तुम्हें कुछ बातें लिखवाऊंगा। तुम्हें वो पैगाम कल इफ्तिखार महमूद तक पहुंचाना है। उसे पढ़कर अगर वो मुझसे फोन कॉल पर बात करना चाहें तो ठीक है, वरना तुम उनका जवाब मुझ तक पहुंचा देना। समझ गए? असलम अली ने इस बात में जवाब दिया और कुछ देर के लिए दूसरी तरफ खामोशी छा गई। उसने मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करवाया, बोला, हाँ भैया बोलो, मैं लिख रहा हूँ। मैंने उसे मुख्तसर अल्फाज में तारापुर एटमी प्लांट का सारा मामला उसके जीदा चीदा किरदारों समेत लिखवा दिया। दोनों केमिकल्स के नाम भी उनके नंबरों समेत इमला करवा दिए। आखिर में इफ्तिखार महमूद से हिदायत तलब की कि इस सूरत हाल में मुझे अपनी कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए या उनकी हिदायत के मुताबिक पहले अहमदाबाद और फिर बजरिया परवाज राजधानी दिल्ली का रुख करना चाहिए। असलम अली ने जो कुछ लिखा था वो पढ़कर सुनाया और वादा किया कि कल रात तक जवाब ले आएगा। मुतमईन होकर मैंने फोन कॉल काट दी और गौतम की डायरी खोलकर बैठ गया। उसमें बहुत सारे अफराद के टेलीफोन नंबरों के अलावा भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। तहाँ मैंने फिलहाल रतन के दफ्तर और घर के टेलीफोन नंबर जहन नशीन करने पर इक्तिफा किया। उसके बाद मैं दरवाजा पहले की तरह गैर मुकफ्फल छोड़कर अपने कमरे में आ गया। रात अपने आखिरी पड़ाव की तरह रवा दवा थी, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरा दिमाग बर्क रफ्तारी से सोचे जा रहा था। तारापुर एटमी प्लांट वाले मामले में अब तक रतन जी सबसे अहम मोहरे मरकजी किरदार के रूप में सामने आया था। अगर मैं उसे किसी तरह अपनी दोस्ती के जाल में फंसा लूं तो उसके जरिए बहुत अहम मालूमात हासिल हो सकती हैं। मगर गौतम ने उसके बारे में जो कुछ बताया है उसकी रोशनी में वो खासा घाग और मोहतात किस्म का इंसान लग रहा है। उसे खुद पर इस हद तक एतमाद के लिए आमादा करना आसान नहीं होगा कि ऐसी राज की बातें मुझे बता दे। तो फिर उसे घेरने के लिए मेरे पास एक ही हथकंडा बचता है, जो मुझे खुद भी एक आंख नहीं भाता, मगर मजबूरी की हालत में तो हराम भी हलाल हो जाता है। मैं अपना दिल खुश करने या लज्जत कशीद करने के लिए तो ये सब नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ अपने वतन की सलामती की खातिर ये बज़ाहिर गलीज रास्ता मुझे इख्तियार करना पड़ता।
मैं अपनी सफाई पेश करने का रवादार नहीं हूँ, मगर ये भी तो हकीकत है कि बॉम्बे के सचिन, एयर मार्शल, एसपी इंजीनियर समेत सब शिकारों ने अपनी बेराहरवी के नतीजे में मुझे मौके फराहम किए थे कि मैं उनकी कमजोरी से फायदा उठाऊं। और अगर इस रतन जी के किरदार में भी कजी न होती तो मैं उसे इस अंदाज में फंसाने का कैसे सोचता। मगर रतन जी का असल घिनौना रूप कैमरे की आंख से महफूज करने में कई अड़चने हैं। जैसा कि गौतम ने बताया, वो इन मामलात में काफी शर्मीला और मोहतात है और राजा इंद्र की तरह गुनाहों का मेला सजाने पर यकीन नहीं रखता। वो अपनी मनपसंद वेश्या दीपा को लेकर कमरे में बंद हो जाएगा। ये ठीक है कि मैं अपने पास मौजूद खुद साख्ता कुंजी से उसके कमरे का कुफल खोल सकता हूँ, लेकिन अगर उसने दरवाजे की कुंडी चढ़ा ली तो मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और मेरे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। यही नहीं, मुझे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैंने इस तरह से पहलू बदला। ये एक छोटा मामूली सा मसला मेरी कामयाबी की राह में बड़ी रुकावट बन सकता है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि रतन कोशिश के बावजूद वो कुंडी न चढ़ा पाए? कोई ऐसी चीज जो दरवाजे की कुंडी को इतनी सख्ती से जाम कर दे कि रतन जोर लगाकर भी अपने मकसद में नाकाम रहे। वो चीज आखिर क्या हो सकती है? मैं जहन लड़ाता रहा। बिलाखिर मेरे दिमाग में लकड़ी के कारीगरों वगैरह के यहाँ कसरत से इस्तेमाल होने वाले एक मादे का नाम रोशन हुआ। बिलाशुबा उससे बेहतर कोई चीज सोचना उस वक्त मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने इरादा किया आज दिन में ही खरीद लाऊंगा। इस फैसले के बाद भी मुझे नींद आने में खासी देर लगी। कोई खास जरूरत नहीं थी, मगर अगले रोज दोपहर के खाने के बाद मैंने गौतम को फोन कॉल की और उसकी शराबों की तारीफ में जमीन व आसमान के कलाबे मिलाकर उसे खुश करने के बाद बताया कि मैं शहर के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर को जा रहा हूँ और पहले की तरह सवारी के लिए रिक्शा टैक्सी लेने का इंतज़ार जाहिर किया। उसने एक बार फिर मुझे जेब कतरों और नौसरबाजों से मोहतात रहने का मशवरा दिया। रक्षा पकड़ने के लिए मैंने वही पहले वाला तरीका इख्तियार किया और रक्षाबान को उसी बाजार का पता बताया जहां मैंने मुसन्ना कुंजी बनवाने के लिए किस्मत आजमाई की थी। मुझे याद था कि मैंने वहां लकड़ी से मुताल्लिक अशिया की बहुत सी दुकानें भी देखी थी। बाजार में पहुंचकर मैंने रिक्शा एक जगह रुकवाया और किराया चुकाकर एक तरफ बढ़ने लगा। जल्द ही मुझे अपने मतलब की दुकान दिखाई दी। मैंने सेल्समैन को गुजराती में कहा, मुझे थोड़ा सा गंदा बेरोजा चाहिए। सेल्समैन ने इस बात में गर्दन हिलाई और मेरी फरमाइश के मुताबिक एक कुप्पी भर गाढ़ा स्याल लाकर भूरे कागज के थैले में लपेटकर मेरे हवाले कर दिया। मेरी अगली मंजिल अटैची केस, सूटकेस और मुख्तलिफ अकसाम के बैग्स फरोख्त करने वाली एक बड़ी सी दुकान थी। मैंने काफी छान फटक के बाद दरमियाने हुजुम का शाने पर लादने वाला बैग खरीद लिया और गंदे बेरोजे वाला भूरे कागज का थैला उसमें मुंतकिल कर दिया। उसके बाद पैदल ही मैं एक तरफ चल पड़ा और फरलांग भर का फासला तय करके हलवाई की बहुत बड़ी दुकान में दाखिल हो गया। वहां से मैंने बहुत नफीस किस्म की नमकीन सौगातें और तले हुए काजू, मूंगफली, आलू की खस्ता कतलियां वाफिर मिकदार में खरीद कर अपने शोल्डर बैग में मुंतकिल कर दी। तहम अभी असल खरीदारियां बाकी थीं। वहां से रक्षा पकड़कर मैंने शहर की निस्बतन जदीद मार्केट का रुख किया, जहां शीशे की दीवारों वाली बड़ी बड़ी दुकानों की भरमार थी, जिनमें से अक्सर के दरवाजों पर मुसल्लाह चौकीदार तैनात थे। मैंने एक सजी सजाई आलीशान दुकान मुंतखब की और उसके मखसूस काउंटर पर पहुंच गया। पतलून कमीज और टाई में मलबूस एक चाको चौबंद सेल्समैन ने खंदा पेशानी से मेरा इस्तकबाल किया और गुजराती में मुखातिब हुआ, जी सरकार, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत करूं? मैंने पुरएतमाद लहजे में कहा, यार बात यह है कि मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त का जन्मदिन है। मेरा वो दोस्त पीने पिलाने का बेहद शौकीन है और उसे एक ऐसी जबरदस्त शराब तोहफा देना चाहता हूँ जिसे पीकर वो वाह वाह कहने पर मजबूर हो जाए। अब मसला ये है कि मैंने कभी शराब को मुंह नहीं लगाया और जॉनी वॉकर विस्की और जैक डैनियल के सिवा किसी शराब का नाम मुझे नहीं आता, जबकि मेरा दोस्त दुनिया भर की आला शराबें पी चुका है। क्या आप मुझे कोई ऐसी शराब दे सकते हैं जो उस जैसे धाकड़ शराबी का भी दिल जीत ले? सेल्समैन काफी समझदार लग रहा था। मेरा एक एक लफ्ज गौर से सुन रहा था। फिर बोला, आपने तो अच्छी खासी आजमाइश में डाल दिया हुजूर, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दें। मैंने इस बात में सर हिलाया और खामोशी से इंतजार करने लगा। बिलाखिर उसने अपने सर को हिलाया और मुझसे कुछ कहे बगैर मुड़कर अपने अकब में मौजूद दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। उसने वापसी में देर न लगाई। उसने गत्ते का एक खूबसूरत सा लंबूतरा डब्बा उठा रखा था। उसने डब्बा खोलकर सुनहरे स्याल से भरी एक दिलकश बोतल निकालकर काउंटर पर रखी। मैंने बोतल पर चिस्पा लेबल पर नजर डाली, मगर इस असना में सेल्समैन उसकी तारीफ में रत्तबुल लिसान हो चुका था। ये ग्रांट्स स्कॉच विस्की है सरकार, पूरे इंडिया में शायद ही कहीं मिले। हमने स्कॉटलैंड से डायरेक्ट इंपोर्ट की है, सिर्फ एक क्रेट मंगवाया है। मुझे यकीन है आपके दोस्त को इसे चखने का मौका नहीं मिला होगा। मैंने यूं जाहिर किया जैसे ये सब सुनकर मरूब हो गया हूँ। मैंने अपने लहजे में जोश भरते हुए कहा,
मुझे किसी ऐसी ही चीज की तलाश थी। मुझे खुशी है कि बिल्कुल दुरुस्त जगह पर आया। आप इसकी गिफ्ट पैकिंग करवा दें और दाम भी बता दें। मेरी तरफ से कोई भाव ताव न किए जाने पर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। मैंने निहायत बेनियाजी से मुंह मांगी रकम अदा की और शराब की बोतल शोल्डर बैग में रख कर दुकान से निकल आया। अब मुझे खरीदारी का आखिरी और सबसे मुश्किल मरहला दरपेश था, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि मेरे मतलब की चीज मिल भी पाएगी या नहीं, और अगर मिल भी जाए तो उसकी क्वालिटी मेरे तकाजे के मुताबिक होगी या नहीं। कुछ देर की तगोदौ के बाद मुझे एक बड़ी सी दुकान अपने मतलब की लगी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो हर तरफ शीशे की अलमारियों और काउंटर के अंदर तरह तरह के कैमरे और फिल्म रोल के डिब्बे वगैरह दिखाई दिए। एक तरफ मखमली पर्दे वाले बड़े से दरवाजे पर अंग्रेजी जली हुरूफ में स्टूडियो तहरीर नजर आया। काउंटर के अक़ब में मौजूद अधेड़ उम्र शख्स मुझे देखते ही उठ खड़ा हुआ। मैंने खैर मकदमी जुमला कहा, जय श्री कृष्णा। उसने गर्मजोशी से जवाब दिया। मैंने उससे पोलराइड कैमरे के बारे में दरियाफ्त किया। कैमरे का नाम सुनते ही उसने बुरा सा मुंह बनाया और रूखे लहजे में कहा, वो कैमरा अपने इंडिया में चलने वाला नहीं है बाबू। ऐसे कैमरे का क्या फायदा जिसके फोटो का नेगेटिव ही न बन सके। पूरी मार्केट में 2 दुकानदारों ने 3 कैमरे मंगवाए थे। 1 साल में कहीं जाकर उनसे जान छूटी। अब तो हम सब ने कानों को हाथ लगा लिए हैं। उसकी बात सुनकर मुझे मायूसी हुई। मैंने कहा, इत्तला देने का शुक्रिया। इसका मतलब है बाकी दुकानों पर पूछने का कोई फायदा नहीं। उसने कहा, बिल्कुल यही बात है। वैसे आपको अगर सिर्फ वही कैमरा चाहिए तो मैं अहमदाबाद से मंगवा सकता हूँ। 3 दिन बाद इसी वक्त आ जाइएगा, मगर आपको कम से कम आधी कीमत एडवांस देना पड़ेगी। मैंने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं 1 आध दिन में खुद भी अहमदाबाद जा रहा हूँ। मैं खुद जाकर पता कर लूंगा। उससे रुखसत होकर मैं दुकान से बाहर निकल आया। वो शख्स खासा चलता पुर्जा लग रहा था, मगर इस मामले में गालिबन सच ही बोल रहा था। साबिक तजुर्बात की रोशनी में मुझे वैसे भी सूरत में पोलराइड कैमरा मिलने की कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी, मगर जो सूरत हाल बन रही थी उसके मुताबिक उस कैमरे का हुसूल नागुज़ीर था और उसके लिए मुझे खुद अहमदाबाद का चक्कर लगाना था, वो भी कल ही, ताकि शाम गहरी होने तक वापस आकर रात को अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर सकूं। होटल में अपने कमरे में पहुंचकर मैंने गौतम का टेलीफोन नंबर मिलाया। कदरे तवक्कुफ के बाद कॉल वसूल कर ली गई। मेरी आवाज सुनते ही उसने गर्मजोश लहजे में पूछा, आज कहाँ घूम आए हो राहुल भैया? मैंने कहा, तुम्हारे शहर के गली कूचे खंगाल रहा हूँ यार। कुछ खरीदारी की है, एक जबरदस्त चीज हाथ लगी है, देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा। उसने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा, अच्छा वो क्या है भाई? मैंने कहा, अभी पता चल जाएगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। उसके बाद मैंने शराब की बोतल वाला गिफ्ट पैक और बाजार से खरीद करदा खाने की अशिया उठाई और गौतम के पास पहुंच गया। वो बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने गिफ्ट पैकेट उसे थमा दिया। उसने फिर इस्तफसार किया। मैंने कहा, मुझसे क्या पूछ रहे हो, खोल कर देख लो। वो घाघ शख्स अगर पैकेट की शक्ल, जिसामत और वजन से समझ भी गया था तो उसने इजहार नहीं किया। शराब की बोतल देखकर खुशी से उसकी बातें खिल गईं। बोला, तुम्हें ये सौगात कहाँ से मिल गई राहुल भैया? मैंने तो बहुत दिनों से इसकी फरमाइश भेज रखी है अपने सप्लायर को। मैंने अनजान बनते हुए कहा, अच्छा तो ये वाकई कोई खास चीज है। मैं तो समझा था कि वो सेल्समैन ज्यादा रकम खींचने के लिए इसकी तारीफ में जमीनो आसमान के कलाबे मिला रहा है। गौतम ने पुरजोर लहजे में कहा, नहीं भाई, बहुत गजब की चीज है, पियोगे तो पता चलेगा। मगर ये सूरत में कहाँ से मिल गई तुम्हें? मैंने कहा, सनशाइन मार्केट में तुम्हारे लिए कोई तोहफा ढूंढ रहा था तो ये मिल गई। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और पूछा, और ये क्या क्या उठा लाए हो भैया? मैंने कहा, पीने के साथ कुछ खाने को न हो तो मजा नहीं आता। आज मैं अपनी पसंद की कुछ चीजें लाया हूँ। गौतम ने कहा, मगर ये तो काफी ज्यादा हैं भाई। मैंने कहा, कोई बात नहीं, कल रतन जी के साथ महफिल में भी यही काम आएगा। कल तक ये कौन सा खराब हो रहे हैं? उसने मेरी तायद की। उसने गर्मजोशी से कहा, हाँ हुक्म करो राहुल भैया। मैंने कहा, तुम्हारे सूरत की तो काफी सैरो सयाहत कर ली, सोच रहा हूँ कि एक चक्कर अहमदाबाद का भी लगा लूं। इसी बहाने गुजरात की देही जिंदगी देखने का मौका मिल जाएगा और कुछ खरीदारी भी कर लूंगा। गौतम ने कहा, अच्छा ख्याल है। ये बताओ कब जाने का इरादा है? मैंने कहा, सोच रहा हूँ कल सवेरे निकल जाऊं। उसने पहले असबात में गर्दन हिलाई, फिर चौंक कर कहा, मगर कल तो रतन के साथ महफिल जमानी है ना? मैंने कहा, वो तो जमेगी और जरूर जमेगी, मैं कल शाम तक वापस आ जाऊंगा। वो शायद कोई एतराज उठाना चाहता था, मगर फिर उसने कहा, चलो ठीक है, मैं मुकुंद को कह देता हूँ, कल सुबह गाड़ी और ड्राइवर तुम्हें मिल जाएगी। मैंने कहा, ड्राइवर की जरूरत नहीं है, मैं अच्छा ड्राइवर हूँ और मेरा ख्याल है सूरत से अहमदाबाद का रास्ता भी इतना पेचीदा नहीं है। गौतम ने जवाब में संजीदा लहजे में कहा, तुम हमारे मेहमान हो और गुजरात तुम्हारे लिए अनजान रियासत है, मुझे इत्मीनान रहेगा। वैसे भी 1 और 1 11 होते हैं। उसकी संजीदगी के पेश नजर मैंने अपनी बात पर इसरार न किया। ये पेशरफ्त मेरे लिए नागवार सही, लेकिन वो अपनी जगह पर दुरुस्त था।
वो और अंकित मुझे पहले भी इन इलाकों में चोर लुटेरों के सरगर्म होने के बारे में खबरदार कर चुके थे। मैंने सोचा कि उसे अपना ड्राइवर साथ भेजने का शौक पूरा कर लेने दो, मुझे अपना काम निकालना आता है, इस ड्राइवर से भी निमट लूंगा। गौतम ने मेरे सामने ही मुकुंद को बुलाकर होटल की सुर्ख वाली फिएट गाड़ी कल मेरे लिए मुख्तस करने और आदेश नामी ड्राइवर को मेरे साथ अहमदाबाद भेजने की हिदायत कर दी। वो हुक्म बजा लाने की यकीन दहानी करके रुखसत हो गया। रात के खाने के 1.5-2 घंटे के बाद गौतम ने मुझसे राब्ता किया और बताया कि वो बेताबी से मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने नशे का असर खत्म करने वाले सुफूफ की खुराक हलक से उतारी और थोड़े इंतजार के बाद गौतम के ठिकाने पर पहुंच गया। वो पीने पिलाने के तमाम लवाजिम सजाए बैठा था। हमने जाम टकराए और मेरे लिए अपनी हिस्से जायका की बर्दाश्त का एक और इम्तिहान शुरू हो गया। वो तो शुक्र है नमकीन सौगातों और खुश्क मेवाजात मयसर थे, वरना वो आजमाइश मेरे लिए मजीद कठिन हो जाती। गौतम ग्रांट्स विस्की की तेजी और असरंगेजी की दिल खोल कर तारीफ करता रहा। मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाने के अलावा और क्या कर सकता था। उसने मेरे लिए दूसरा और अपने लिए तीसरा जाम तैयार किया था। मैंने मुनासिब मौका देखकर ख्वाबावर सुफूफ उसके मशरूब में मिला दिया। हम दोनों ने लगभग एक ही साथ जाम खत्म किया। फिर मैंने कहा, आज के लिए मेरा कोटा पूरा हो गया है गौतम भैया, सर भारी हो रहा है, बहुत गहरी नींद आएगी। वैसे भी मैं कल जल्द से जल्द अहमदाबाद जाना चाहता हूँ। गौतम ने कहा, यार मेरी भी आंखें बोझल हो रही हैं, मेरा ख्याल है मुझे भी बस कर देना चाहिए। चलो ठीक है, तो अब कल शाम को मुलाकात होगी।